जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं और उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज और ईयर वाइज दोनों तरीके से कवर करते हैं। टॉपिक वाइज में अभी आपका हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है और ईयर वाइज में 2023 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। 2023 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसी का सेट ए चल रहा है। तो जो भी यहाँ पे देखोगे ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि आपको मिल जाएगा नेट पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये वाले जितने एनिमेटेड पीडीएफ हैं आप लोग क्या करो, ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये वाले जो पीडीएफ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। और जैसे लेक्चर चलता है लेक्चर के साथ साथ इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको नोट्स बनाने की काम पड़ेगी नहीं। तो इसलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना पहले। और ये पीडीएफ जो है पूरा पीडीएफ अभी बताएंगे आगे कहाँ पे मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमने कहाँ तक करवा रखा था, ये क्वेश्चन आई थिंक 58 नंबर तक करवा रखा था। अब चलते हैं 59 नंबर से। क्वेश्चन को पहले पढ़ो आराम से। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मरकरी पॉल्यूशन। ये जो मरकरी पॉल्यूशन के बारे में कह रहा है, अभी एक बात बताओ, इसको जैसे ही पढ़ोगे ना इस वाले पूरे कथन को, तो आप, मैंने क्या बताया था कि चार चार नंबर से जैसे तीन स्टेटमेंट दिए हैं तो तीन से पढ़ो, चार दे दिए होते हैं तो चार से पढ़ो, तो तीन से पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, पारा के संपर्क में आने का कोई कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। मतलब ये पारा प्रदूषण के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि पारा प्रदूषण के लिए ना कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर है ही नहीं। अभी आप एक बात बताओ कि विश्व में इतने देश हैं, कहीं पे एक छोटा सा लॉ बना होगा जो कि पारा प्रदूषण के लिए ये बना होगा कि इसके मतलब ज्ञात सुरक्षा जो है इसके लिए है। यहाँ पे बोल रहा है नहीं। अब एग्जामिनर तो पूरा दुनिया घूम के नहीं बैठा है कि पूरा देश में हो सकता है, चाइना में हो सकता है स्पेन में हो, फ्रांस में हो, कहीं भी हो सकता है ना। यहाँ पे देखो ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जैसे ही इसको देखोगे बोल रहा है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा है ही नहीं, कोई ज्ञात सुरक्षा नहीं है। कहीं पे तो होगा, थोड़ा सा भी लॉ बना दिया होगा कि हाँ ये ज्ञात सुरक्षा के लिए इस स्तर का कानून है। तो यहाँ पे जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट आए तो आपको क्या होना है, चौकन्ना होना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे मार्क कर देना, इधर चौकन्ना होना है। अभी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, ये बोल रहा है देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। मतलब सोना का जो खनन होता है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग से हो सकता है छोटा सा, मतलब पूरा ऐसे सोना का जैसे खनन किया, हो सकता है 1 ग्राम ही पारा का प्रदूषण निकल गया होगा उससे, समझ रहे हो, या 2 ग्राम निकल गया होगा। तो पारा प्रदूषण यही बोल रहा है कि स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। मे भी हो सकता है। अब देखो इस वाले कथन को ना आप ये क्या मानो, सही मानो। क्यों सही मानो, क्योंकि ये कथन कोई एक्सट्रीम बात नहीं कह रहा है। अब एक्सट्रीम बात जब नहीं कह रहा है ना तो ऐसे कथन को हमेशा सही माना जाता है कि स्वर्ण खनन गतिविधि में पारा प्रदूषण का स्रोत है। मे भी हो सकता है स्वर्ण खनन जैसे करते हैं वहां पे बहुत सारा धूल मिट्टी डस्ट निकलते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा पारा प्रदूषण भी निकल गया होगा, समझ रहे हो, ऐसे सोचो। फिर क्या बोल रहा है, इस वाले कथन को पढ़ो, कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र थर्मल पावर का पारा प्रदूषण होता है। मतलब ये बोल रहा है कि कोयला, ये कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे भी क्या होता है, मरकरी पॉल्यूशन। तो कोल जब आप चलाते हो, कोल जब जलता है तो यहाँ चिमनी से देखते हो धुआं निकलता है, उसमें कितने प्रकार के गैस होते हैं, उसमें हो सकता है पारा भी हो, समझ रहे हो। ऐसे वाले क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाना होता है, मतलब वहीं पे सोल्व करना होता है थोड़ा दिमाग लगा के। तो ये बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा गलत कौन लग रहा है, तो सबसे ज्यादा गलत ये वाला 3 नंबर लग रहा है। ये बोल रहा है कोई ज्ञात स्तर है ही नहीं, एक्सट्रीम की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, कहाँ लेके जा रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशन की ओर। और एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होता है, हमेशा गलत होता है। तो जैसे ही आप ये 3 को काटोगे, इसको जैसे मैंने कट किया, अब बचा क्या, ये और ये, इसको सही मानेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। जैसे ये पारा प्रदूषण है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये जो पारा प्रदूषण है, ये तो मैंने बताया कि ये स्वर्ण खनन वगैरह से निकलता है, तो इसको लिख लो यहीं पे तुरंत। और जो नहीं लिख रहे हो, जिसको ये पीडीएफ चाहिए, तो अभी इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताएंगे ये कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं। स्वर्ण खनन से, ठीक है, स्वर्ण खनन हो गया या फिर कोयला आधारित। तो इन सब जगह से क्या हो सकता है, पारा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, कोयला आधारित जो वो
विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट से भी निकलता है, ये भी ध्यान रखना। कोयला आधारित आधारित संयंत्र से निकलता है, ठीक है। कोल बेस्ड जो वो थर्मल पावर जो होता है उधर से भी निकलता है, और ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वहां से भी निकलता है, तो ये भी ध्यान रखना। ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है ना तो उधर से भी निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से, इरप्शन से भी निकलता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखोगे, ये जो पारा प्रदूषण है ये वाला मरकरी पॉल्यूशन, इसको अगर इंग्लिश में लिखे मरकरी पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि ये ह्यूमन और प्लस इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो इतना हमने इसको वैल्यू एडिशन इधर से कर लिया। अब देखो, जिसको ये वाला पीडीएफ चाहिए, जो खुद से नोट नहीं बनाना चाहते हो, जिसको लगता है कि टाइम किल हो रहा है, तो ये डायरेक्ट आपको लिखा हुआ पीडीएफ ही मिल जाएगा। ये सब जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे कि बहुत सारे पीडीएफ अपलोड है, और ये बहुत मिनिमम फी में आपको लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ का एक्सेस दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका जो भी व्याख्या यहाँ पे हुआ है ये सारा मिल जाएगा आपको, और इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। क्योंकि देखो, जो खुद से नोट बनाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा, इतने टाइम में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और ऐसे अगर पीडीएफ मिल जाएगा ये बना बनाया, बस आपको पीडीएफ से क्या करना है, रिवीजन करना है, लेक्चर देखना है, रिवीजन करना है, और जल्दी से जल्दी यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो चलो अब चलते हैं टॉपिक पे। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए यहाँ पे ये ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा मिनिमम फी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, 60 नंबर। देखो 60 में क्या कह रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। ये बोल रहा है हरित हाइड्रोजन, ठीक है, हरित हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, मैंने क्या बताया, पहले इसको 3 नंबर से पढ़ना है, और ऐसे वाले कथन 2023 में ही आए हैं, और उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। ये बोल रहा है इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के लिए रन व्हीकल, तो व्हीकल को रन करने में हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में किया जा सकता है। इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज मतलब, अभी देखो इस क्वेश्चन में ये वाला जो कथन आया है ना, अब यहाँ से ना कुछ पॉइंट समझो, कुछ लॉजिक समझो, बहुत सारे जब पीवाईक्यू करोगे तब ये नॉलेज आपको आएगा। और देखो ये क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, तो वो टेक्नोलॉजी कोई भी काम को इन्फिनिटिव टाइम तक और इन्फिनिटिव चीज में वो कर सकता है। कैसे, देखो ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लो कभी फोन आया होगा, ठीक है, फोन आया होगा, ये बटन वाला फोन ऐसे, तो इसका टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ। अभी देखो वीडियो कॉल वगैरह हो रहे हैं, तो अगर उस टाइम पे कथन बनाया जाता कि मोबाइल से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी इसको गलत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये कुछ भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी मतलब इन्फिनिटिव चीज ये कर सकता है। तो ऐसे जो ये हाइड्रोजन ईंधन है, इससे अभी बोल रहा है ना ये गाड़ी चला सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ब्रॉड सोचो, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, हो सकता है आगे चल के एरोप्लेन का ऐसा इंजन डिजाइन कर दे जिससे कि हाइड्रोजन फ्यूल डाल के उसको उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है इट कैन बी यूज, मतलब ये ज्यादा दबाव नहीं दे रहा है कि इसको करना ही करना है, ये बोल रहा है किया जा सकता है, मतलब आगे चल के ऐसा कुछ हो और उसमें किया जा सकता है, ठीक है, भविष्य में। और ये बोल रहा है यहाँ पे देखो, यही बोल रहा है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, इसे प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये जो हरित हाइड्रोजन है इसको बोल रहा है इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है इट कैन बी, इट कैन बी, यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा ना जब पढ़ोगे स्टेटमेंट को फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन को और कहाँ से आप गलत कर सकते हो। तो ये बोल रहा है इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे ये देखो। और मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, हरित हाइड्रोजन क्या है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जब भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे क्या क्या ये कर सकता है, तो उसका अपार संभावना है। न्यू टेक्नोलॉजी का क्या होता है, अपार संभावना, ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना।
एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सट्रीम बात नहीं कह रहा है कि ये करेगा ही करेगा और फिर इसको पढ़ो। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि इसका आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। इंटरनल कॉम्बेंशन के रूप में इसका इस्तेमाल कर किया जा सकता है। और हमेशा जब भी पॉसिबिलिटी आए उस कथन को क्या मानना है, सही मानना है। बाकी आप बहुत सारा चीज नहीं पढ़ जा सकते हो, आप कितना भी पढ़ोगे 35 40 45 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे, बाकी जो भी क्वेश्चन राइट करोगे ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के, ठीक है। तो देखो, इसको आंतरिक दहन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सही। और इसमें भी ये बोल रहा है प्राकृतिक गैस के साथ ताप मिलाकर किया जा सकता है, इसको भी सही मानेंगे और ये भी सही मानेंगे। तो इसका तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे वाले जो भी स्टेटमेंट आते हैं, ठीक, इसको ऐसे ही डील करना होता है, वरना कितना क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे। और साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि पॉसिबिलिटी बताएगा और उसको ऐसे ही डील करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या है, सही है, ये सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, उससे पहले थोड़ा सा जान लो हरित हाइड्रोजन के बारे में। ये है क्या, थोड़ा सा हरित हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हरित हाइड्रोजन, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लोगे। और देखो, मैं हर चीज़ को इंग्लिश हिंदी में लिखते जा रहा हूँ इसलिए ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे हो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। विंड विंड वाटर, ठीक है, विंड हो गया, वाटर हो गया, और उसके बाद आप देखोगे कि इन सब का नाम, ठीक है, विंड वाटर और इन सब का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। विंड वाटर इन सब से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। और ये देखोगे कि एक और लिख लो, सोलर भी लिख लो, सोलर, ठीक है। सोलर विंड वाटर से इन सब को क्या करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हाइड्रोजन निकालते हैं वही है आपका ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। वो क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका नाम ग्रीन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई कोल कोल या फिर डीजल पेट्रोल को जलाए नहीं है, नहीं जलाए हुए हैं, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मतलब ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, उसका प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये कौन सा है, ये है, ये क्वेश्चन ना यूक्रेन से पूछ रहा है, यूक्रेन की सीमा। और ये आई थिंक करंट अफेयर का क्वेश्चन उस साल था और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। तो देखो, यूक्रेन की सीमा के लिए ना मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हुए हैं और ये निमोनिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और देखो, जो भी ऐसे प्रकार के निमोनिक्स वगैरह आते हैं तो आप लोग उसको आराम से ध्यान 2 3 बार पढ़ लोगे ना तो पूरा निमोनिक्स ही याद हो जाएगा। देखो, अगर यूक्रेन की सीमा के लिए देखें, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इधर यूक्रेन की सीमा के लिए तो बेशरम रूप, ऐसा मतलब नाम थोड़ा अटपटा सा है, आई नो, बट याद रखने के लिए तो करना पड़ेगा। बेशरम रूप, इसको मैंने ऐसे RU, देख, ठीक, या फिर यू को छोटा बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है कि इसमें सारा जितने भी यूक्रेन के सीमा है ना उसको कवर कर दिया, ठीक है। और अभी जो भी चर्चा में है ना, अभी न्यूज में कौन कौन है, न्यूज में देखोगे तो इजराइल है, फिलिस्तीन से जो वार चल रहा है इजराइल है। उसके बाद देखोगे कि अभी ईरान भी है, ईरान ईरान से भी उसका अभी अमेरिका का बॉम्बर और इजराइल दोनों मिलकर अटैक किया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके न्यूज में मे भी हो सकता है 2026 में, 2026 में ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसके भी बॉर्डर देख लेंगे और इसके भी निमोनिक्स देख लेंगे, ठीक। आपके न्यूज़पेपर भी थोड़ा थोड़ा कवर कर देंगे। तो देखो, बेशरम रूप में ना अगर देखोगे, ये बी है तो बी ई से बेलारूस, ठीक, बेलारूस। आप 1 2 बार बोलोगे, मुझे पता है, आई नो दैट कि ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, बेशरम रूप। तो ऐसे समझ लो ना, याद रखना है। मतलब यूक्रेन वाले थोड़ा बेशरम थे क्योंकि वो नाटो में ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो रूस वाला मार मार के उसको क्या के उसका रूप बिगाड़ दिए, ऐसा कुछ ध्यान रख लो, बेशरम रूप। खैर, बीई से बेलारूस, ठीक है।
एस से स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ठीक है। एच से, ये एस हो गया, एच देखो, एच से हंगरी, हंगरी हो गया। आर से देखोगे रोमानिया, रोमानिया, ठीक है। उसके बाद अभी देखोगे फिर एम से। अच्छा एक बात जानते हो, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम जो हुआ था 2025 में, इसमें नाटो कंट्री के बारे में पूछ लिया। तो यूपीएससी अब देश के बारे में पूछ रहा है, तो न्यूमोनिक्स बना बना के ना थोड़ा सा ध्यान रखो। एम्स देखोगे तो मालडोवा, मोल्डोवा, ठीक। उसके बाद आर यू पी से, ठीक। इसको अगर आर से देखोगे तो रसिया हो जाएगा, रसिया। यू से यूक्रेन, पी से पोलैंड। या फिर आर यू से देखोगे तो आर यू से रसिया कर लो, क्योंकि यूक्रेन पूछ ही रहा है इसलिए मैंने इसको यू को छोटा लिख दिया। आर से रसिया, और यू से देखोगे तो यूक्रेन है ही, यूक्रेन। ये तो पूछ ही रहा था ना यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन के बारे में तो पूछ ही रहा है। तो यू से यूक्रेन हो गया, और पी से देखोगे तो पोलैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके निमोनिक्स बन गए। बेशरम रूल, खैर सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है, आई नो। अभी देखो ये तो हो गया, इसमें से आप डायरेक्ट इसका आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन हमारा काम यहाँ तक नहीं है। अभी न्यूज में इजराइल भी है और ईरान भी है, दोनों है न्यूज में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब अफगानिस्तान न्यूज में था तो अफगानिस्तान के बॉर्डर कंट्री पूछ लिए थे, और जब ये यूक्रेन था न्यूज में, यूक्रेन के बॉर्डर कंट्री पूछ लिए। अभी ईरान पे देख लो, ईरान पे अमेरिका और यूएस, ये अमेरिका और ईरान, अमेरिका और इजराइल, एक ही बात को उल्टा बोल देता था। ईरान पे, ईरान पे यूएसए, यूएसए और फिर इजराइल, दोनों मिलके अटैक किया है। और ईरान ने भी इस पे और इसके बेसिस पे इस पे भी हमला किया है। तो ये न्यूज में, इसको भी थोड़ा सा अभी देख लेंगे इसका कंट्री, ठीक। अब इस यहाँ से राइट आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ से राइट आंसर तो इजी से बता सकते हो कि इसका क्या होगा, हंगरी और फिर रोमानिया, क्योंकि ये सब तो मिला नहीं। ये बीई से बेलारूस है, और यहाँ पे बुल्गारिया बोल रहा है, तो बुल्गारिया होगा नहीं, बेलारूस होनी चाहिए। बेशरम रूप है ना, बेशरम रूप है। एक दो बार बोलोगे तो याद ही हो जाएगा, बेशरम, सॉरी फॉर डैट, रूप, ठीक है। तो ये बेशरम रूप किसका है, यूक्रेन वाले का। अभी इतना पिट रहा है फिर भी वो संधि करने के लिए रेडी नहीं है। तो इधर देखोगे हंगरी, रोमानिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ओनली टू, सॉरी ओनली थ्री कैसे लगा दिए, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यहाँ पे ओनली टू होगा। आप लोग इतने समझदार हो। हाँ चलो, अब यहाँ से देखते हैं ईरान के बारे में। ईरान क्योंकि न्यूज में, और जो भी कंट्री न्यूज में ना उसको थोड़ा सा निमोनिक्स बना के ध्यान रख लिया करो। ईरान के बारे में देखोगे तो ईरान, ईरान को कैसे याद रखोगे, एक तरफ तो पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान, तो ऐसे ध्यान रख लो, पी ए टी, पट आती, आती। तो अगर यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर मिसाइल मारेगा ईरान पे तो कैसा आएगा, पट से, पट से हेडशॉट वाला नहीं, पट आती। तो ऐसा ध्यान रख लो, पी से, यहाँ से देख, पी से हो जाएगा पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान क्यों बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं ना, थोड़ा अच्छा नाम। तो पी से पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान, ठीक है। ए से देखोगे, ए से तो अर्मेनिया हो जाएगा, अर्मेनिया, ठीक है। टी से देखोगे तो तुर्की, जो कि बहुत ज़्यादा अभी गद्दारी किया है इंडिया के साथ, तुर्की हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और देखोगे, और क्या बच रहा है, ए से, यहाँ पे ए, तो ए से आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर ए है तो इधर से एजरबैजान, एजरबैजान। फिर टी है इधर, कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट, टी है तो यहाँ से देखो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और फिर आई है तो आई से हो जाएगा इराक, ठीक है। तो ये सारे कंट्री कहाँ से हैं, ये ईरान के बॉर्डरिंग कंट्री है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जो 2026 में पेपर दोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो पट आती, ऐसा ध्यान रख लो कि मतलब ईरान सोया हुआ था, और इसराइल और यूएसए का मिसाइल क्या हो गया, पट से आ गया, तो पट आती, ऐसे ध्यान रख लो, कुछ ऐसा फनी सा बना के। खैर अभी एक और देख लो, एक और है अभी न्यूज में, इजराइल।
इजराइल तो बहुत दिन से न्यूज में। तो इजराइल का देखोगे ना, इजराइल का, तो इजराइल किस किस से, अगर इसका बॉर्डर कंट्री देखोगे, जस्ट वेट 1 मिनट, तो इजराइल से सटे हुए कौन कौन से देश हैं। तो इजराइल हमास वाले को पकड़ के कहाँ पे रखा है ये बताओ। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। तो JEL, एस लगा दो जेल्स में, क्योंकि बहुत सारे थे तो एस लगा के इसको जेल्स कर दिए, ठीक है। तो जे से देखो बना लो अभी इधर निमोनिक्स, जे से जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। फिर ई से हो जाएगा आपका इजिप्ट, ठीक है। फिर एल, ये वाला एल से हो गया आपका लेबनान, फिर एस से सीरिया, ठीक है। तो ये हो गया इजराइल का। और ये जितने भी कंट्री हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, जस्ट पढ़ोगे विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ये करेक्ट इनकरेक्ट भी ना बहुत अच्छे से पढ़ा करो, बीच बीच में ये इनकरेक्ट घुसा देता है। अभी इस क्वेश्चन में ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पढ़ो ये क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। अच्छा इंसोलेशन जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ये कितने टाइम कर रहा है ये देखोगे। ये सूर्य ताप जो बोल रहा है ध्रुव पर प्राप्त होने वाले, ध्रुव पर मतलब ये पोल पर, जो इक्वेटर क्या कर रहा है, इक्वेटर पर जितने भी वो प्राप्त हो रहे हैं इंसोलेशन, वो बोल रहा है पोल की तुलना में, पोल के कंपेयर में कितना है, 10 टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे और एक चीज़, एक वर्ड और भी है, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा मिस्टेक किए रफली, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है लगभग, लगभग। अब यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये बोल रहा है लगभग 10 गुना है। और देखो जब भी ऐसा बोले ना कि मतलब लगभग इतना हो, लगभग उतना हो, तो ये सही रहता है। ये क्या होता है, ये अधिकांश टाइम ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे ना ये गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे ये गलती कर दिया है। और ऐसा स्टेटमेंट जब भी आए ना कि रफली में बोल रहा है कि इतना टाइम है, ठीक है, लगभग बोल दे कि लगभग, जैसे बोले ऐसे समझो कि सूर्य से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग बोल दे कि मान लो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है, बोल दे कि लगभग इतना है तो समझ जाओ। या फिर मान लो कि बोल दे 5,000 करोड़ किलोमीटर, ऐसा बोल दे कि लगभग इतना है, तो आप समझ जाओ कि लगभग में डाटा जो एक्यूरेट नहीं मापा है उसने, मतलब एक एस्टिमेट लगाया है और बोल रहा है कि इतना होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कथन क्या होता है, सही होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे गलत दे दिया है। अब थोड़ा सा एग्जामिनर डाटा को ना मैनिपुलेट जैसे किया, तो ये 10 गुना बोल, 10 गुना है, और ये 10 गुना है ही नहीं, ये 2.5 टाइम है, ठीक है। ये जो बोल रहा है 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स नहीं है, ये 2.5 गुना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो ये कथन गलत हो गए। देखो ऐसा कथन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आए ना लगभग में, लगभग ऐसा हो सकता है, लगभग वैसा हो सकता है, तो ऐसे कथन को क्या मानो, हमेशा सही मानो। आप हमेशा इसको अगर सही मानोगे तो मान लो आपने 10 क्वेश्चन किया, ठीक है, 10 क्वेश्चन में ऐसे लगभग वाले में सही मार दिया, तो आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी पॉजिटिव में ही हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ना कभी छोड़ के मत आओ, ठीक है। चलो जो चीज़ समझाना था समझ गए। अब देखो, तो यहाँ पे अभी तो हम देख रहे हैं, तो इसको क्या मानना है, इसको मानना है गलत, क्योंकि मुझे तो अभी एक्यूरेट पता है ये 2.5 टाइम्स है। तो ये 10 गुना नहीं है, कितना है, 2.5 गुना है। और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, अवरक्त किरण सूर्य ताप के लगभग, अब यहाँ पे भी क्या दे रहा है, ये लगभग, और लगभग में कितना, 2/3 भाग। तो ये भी गलत है। सूर्य ताप, ये जो अवरक्त किरण है ना, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे के बारे में जो बोल रहा है ये है ही नहीं, ये नहीं है। और यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, अगर पढ़े ही नहीं हो, ठीक है, इसके बारे में, फिर भी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो वही तो सीखना है। तो यहाँ पे यू भी, ये जो बोल रहा है ना अवरक्त किरण के बारे, इंफ्रारेड के बारे में, तो इंफ्रारेड नहीं, यहाँ पे ये यू भी और विजुअल लाइट जो है, विजुअल, विजुअल लाइट, ठीक है। मुझे पता है इधर ना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट को। विजुअल लाइट
ये जो 2.5 गुना बोल रहा है ना, ये 2/3 सॉरी 2/3 जो बोल रहा है, तो ये किसका इंफ्रारेड रे का नहीं है, किसका है, यूवी रे और विजुअल लाइट का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना किसका किसका है, यूवी रे, इसको क्या बोलते हो, पराबैंगनी किरण, हाँ अल्ट्रा वायलेट किरण को क्या बोलोगे, पराबैंगनी किरण। तो ये किसका है, यूवी रे का, और किसका है, विजुअल का, विजुअल लाइट का, विजुअल लाइट का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत कर देना ये, तो अब ये भी गलत हो गया। अब पढ़ो ये क्या बोल रहा है, अवरक्त किरण, फिर यहाँ पे अवरक्त किरण दे रखा है, अवरक्त किरण, और ये बोल रहा है और विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंग दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। अब अगर जिसको ये कथन पूरा समझ में ही नहीं आया क्या बोल दिया इसने, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ लो, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ो। इंफ्रारेड वेव आर ए पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो बोल रहा है विद्युत चुंबकीय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बोल रहे हैं, ये सोलर रेडिएशन का भाग है। ठीक है, तो देखो ये भाग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया, भाग है, ये बोल रहा है ना कि भाग है, तो ये भाग क्या है, भाग इसका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पार्ट जो बोल रहा है ना, इसका पार्ट नहीं है, नहीं है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको नोट। ठीक है, तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और जैसे 3 गलत किए, ऑटोमेटिक चौथा ये सॉरी सी नंबर राइट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है अवरक्त किरण इंफ्रारेड वेव के बारे में बोल रहा है, निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होता है। आप पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ से सोलर रेडिएशन आया, अब जब सोलर रेडिएशन वापस से धरती से टकरा के, जब अर्थ से टकरा के बाहर जाता है, तो यहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है, ये ट्रैप हो जाता है, इसी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब चलो यहाँ से कितना कुछ देख लिया इस क्वेश्चन से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को तो हालांकि ये सी ए पी एफ सी डी एस दोनों टाइम पूछा है, ये सी ए पी एफ में भी पूछा है, ठीक है, और सी डी एस में भी आ चुका है, आगे चल के दिखाएंगे अभी। देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सोयल इन कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। अब ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आप लोग ने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये बारिश होती है ना, बारिश होती है, तो इसके जो पोषक तत्व हैं मिट्टी, ये बह के कहाँ चले जाते हैं, नीचे, नीचे इसका लीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये बोल क्या रहा है, दोनों अपोजिट बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ के मिट्टी जो है सोयल क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है। कभी ऐसा हो सकता है बारिश होगा तो ये इसका दहन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा आपका, अपने आप गलत हो जाएगा। जो थोड़ा भी पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लीचिंग के कारण क्या हुआ, इसमें जितने भी पोषक तत्व थे, जितने भी इसके न्यूट्रिएंट थे, सब क्या हो गया, ये सारा बह के नीचे चला गया, नीचे के स्तर में। ठीक है, और यहाँ से ये बोल रहा है कि इसमें भरपूर होता है, भरपूर, देखो यहाँ पे भरपूर होती है। तो इसको जैसे काटोगे, अब वन को जैसे मैंने कट किया, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा खोजना आसान हो जाएगा इस टाइप के स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कथन एक सही है, और ये बोल रहा है कथन एक गलत है। कथन एक जैसे यहाँ पे गलत मिला, बाकी हर जगह यहाँ पे ना इस वाले कथन में पढ़ो, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, फिर यहाँ पे बोल रहा है दोनों सही है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कथन एक सही है, जबकि कथन एक तो हमारा गलत है ना। कथन एक क्या है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो यही राइट है ना हमारा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा ना इससे वैल्यू एडिशन कर लो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये सी डी एस सी ए पी एफ दो जगह पूछ चुका है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधनीय, उष्णकटिबंधनीय वर्षा वन। अच्छा एक बात बता सकते हो क्या, ये कितने डिग्री इक्वेटर पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन का ना जवाब देना आप लोग कमेंट में, उष्णकटिबंधनीय वर्षावन। ठीक है, अब देखो इससे ना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो।
चलो आप लोग कमेंट बाद में करना, मैं ही बता देता हूँ उसका राइट आंसर। ठीक है, देखो वैसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको बता दिया करो आप लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो है आपका, ये कितने डिग्री पे स्थित है, तो ये ध्यान रखना। 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में, लगभग 10 डिग्री साउथ के बीच में। जैसे देखो ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हमारा इक्वेटर। ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे ना ये इससे सटा हुआ, ये 10 डिग्री मान लो ये नॉर्थ है, 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, और इसको मान लो 10 डिग्री साउथ। ठीक है, ये क्या है, 10 डिग्री साउथ। तो इसके बीच में ये वाला जो ये स्पेस है, इसी में ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया। अब अगर यूपीएससी कभी ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि अरे ये 35-40 डिग्री के आसपास मिल रहा है, तो नहीं, 40 डिग्री के आसपास नहीं मिल रहा है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में मिल रहा है। ठीक है, पहला तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ना वर्षा क्या होता है, सालों भर होता है, ये भी देखना कि यहाँ पे वर्षा क्या होता है, रेन क्या होता है, साल भर। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में ना वेरिएशन बहुत कम है, तो वर्षा क्या होता है, सालों भर, सालों भर होता है। और एक दो पॉइंट और देख लो कि वनस्पति जितने भी आपके वन पाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके समझ लो कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वृक्ष पाए जाते हैं, ये लगभग लगभग बोल रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, लगभग 50% ऑफ टोटल अर्थ का है। ठीक, ये भी ध्यान रखना, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है 50%। क्या चीज़, यहाँ पे जितने भी आपके ट्रीज हैं, ठीक है, जितने फॉरेस्ट हैं, तो ये 50% पृथ्वी के, पृथ्वी के वनस्पति और, वनस्पति और जीव जंतु, जीव जंतु। अभी सोच सकते हो ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका एक एक चीज़ और, ये क्या करता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 को भारी मात्रा में क्या करता है, अवशोषित करता है। अगर ये वन को पूरी तरह से काट दिया जाए तो सोचो कितना विनाश होगा, और ये बहुत जल्दी से अभी कट भी जाए। CO2 को क्या कर रहा है, अवशोषित करता है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ वैल्यू एडिशन इस क्वेश्चन से हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोग लेक्चर डायरेक्ट देखो, कि ये वाला जो PDF है ये डायरेक्ट आप लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा, तो बस आपको पढ़ने का काम रहेगा। ठीक है, आपका टाइम पूरा सेव हो जाएगा, और ज़्यादा तो प्राइस है भी नहीं। ठीक, इतना पैसे तो आप लोग ऐसे भी खर्च कर देते हैं, बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसा करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ भी दो स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास, तापमान विपर्यास। अब ये तापमान विपर्यास क्या बोल रहा है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अब एग्जामिनर गलत कहाँ पे करवा सकता है, गलत यहाँ पे करवा सकता है, अधिक की जगह हो सकता है वो क्या कर दे, कम लिख दे। अब ये जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है शीत ऋतु की अपेक्षा, तो हो सकता है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु दे दे, कोई और ऋतु दे दे। तो एग्जामिनर गलत कहाँ पे करवा सकता है, ये दो जगह पे गलत करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये ड्यूरिंग समर देन वाला। ठीक है, और दूसरा देखोगे कि ये जो ग्रेटर है, यहाँ पे हो सकता है स्मॉलर हो और वो ग्रेटर दे दिया है। तो दो तीन जगह पे आपसे गलत क्वेश्चन करवा सकता है। ये विंटर, यहाँ पे समर है, इधर विंटर है, तो यहाँ पे गलत हो सकता है। अब अभी बता नहीं रहे गलत है या सही है, अभी तो देख रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जल की विशिष्ट उष्मा। ठीक है, जल का क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट जो बीच बीच में ना बोलते बोलते गला रुक जाता है मेरा। ठीक है, सूख जाता है पानी के कारण। ये जो बोल रहा है स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है, किसके लिए, वाटर इज मोर देन दैट लैंड सरफेस। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी, तो आपको आपके टीचर क्या पढ़ाते हैं कि इस दोनों में से एक लैंड सरफेस है, एक वाटर सरफेस है। आप बताओ कि ये दोनों में जल्दी हीट होगा कौन और जल्दी कोल्ड होगा कौन। ठीक है, अभी कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी हालांकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाएंगे ही। ये बोल रहा है जल की विशिष्ट उष्मा जो भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ भी गलत करवा सकता है, ये जो बोल रहा है अधिक, मोर देन, हो सकता है यहाँ पे मोर देन हो ही ना। ठीक है, ये मोर देन नहीं हो, और यहीं पे ट्रैप हो सकता है। और जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो गलत कर देंगे। तो देखो इसको समझो, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है,
लगभग टाइम पे देखोगे कि आप लोग इसमें कुछ ना कुछ चेंज करके क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग किए हो या नहीं किए हो, ये बताओ। ये जो लैंड और ये वाटर सरफेस वाला है, अगर किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, देखो लैंड जो है, ठीक है, लैंड और इधर आपका वाटर सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे ही लैंड पे देखोगे और वाटर सरफेस पे, दो टाइम पे, कौन कौन से टाइम पे, एक समर में, दूसरा विंटर में, मतलब एक गर्मी में देखना है और दूसरी ठंडी में देखना है। तो पहले इधर समर, जब भी एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर कर लिया करो। ठीक है, अब देखो लैंड पे क्या होता है ना, लैंड पे ठंडी में ये समर में देखेंगे और विंटर में, दोनों टाइम देखेंगे। तो लैंड क्या होता है विंटर में देखोगे, ठीक है, विंटर में जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसको गर्मी लिख देते हैं, ठीक है, गर्मी, और ये ठंडी। तो गर्मी में क्या होता है, भूमि जल्दी गर्म होता है, क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। और इसके तुलना में ना, इसके तुलना में आपका वाटर सरफेस जो है ये भी थोड़ा सा गर्म होता है। लेकिन वहीं पे ठंडी में देखोगे तो ये बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसके तुलना में। वाटर बॉडी देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन ये जो दोनों में अंतर होता है ना, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। कहाँ पे, तो हम देख रहे हैं ठंडी में, ठंडी उल्टा यहाँ पे ये लिख दिए हैं, समर में हम ठंडी, ये जस्ट वेट, यहाँ पे लिख लो आप विंटर और इधर लिख लो समर। ठीक, ये उल्टा लिख देते, सॉरी फॉर दैट। तो ठंडी में क्या हो रहा है ना, ठंडी में ये दोनों का अंतर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा होता है, देखो अगर यहाँ पे मान लो कि एक ये लैंड का सरफेस है और इधर वाटर बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से ठंडी में तो ऐसे ही क्या होता है, आप भारत में इमेजिन करके देखो, क्या होता है कि ठंडी के दिन में भूमि तो ठंडा रहता ही है। अब इसके तुलना में जल सरफेस और भी ज़्यादा ठंडा है। तो इस दोनों के बीच का अंतर जो है ना, बहुत ज़्यादा कब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ठंडी के दिन में ना, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। कहाँ पे, शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु, जिसको कि आप विंटर बोलते हो, तो वहाँ पे अंतर ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, कथन बोल रहा है कि ये जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, ये कब दोनों में अधिक होता है, ये अधिक होता है कॉन्टिनेंट और ओशियन में। ये बोल रहा है समर, समर। अब यहाँ पे जैसे देखोगे कि शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है कब, गर्मी में, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि जैसे ही आप इसको समझो कॉन्सेप्ट को, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय और महासागर के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु के तुलना में, अपेक्षा बोल रहा है, अधिक है। तो अधिक है नहीं, गलत है ये, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा है ना और गर्मी में तो कम है। और जैसे एक को गलत करोगे, स्टेटमेंट एक को गलत किए हो, जैसे ये गलत, सॉरी सॉरी, यही है, ये गलत हुआ है ना, हाँ, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। अब जैसे वन गलत है तो दो क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ऐसे प्रकार के ना कथन का यही फायदा है। तो ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे ये मैंने उल्टा लगा दिया, पता नहीं क्या हुआ। चलो, अभी बहुत सारा इधर से ना क्वेश्चन और भी हैं, ये पी वेव, एस वेव, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। बाकी जो भी क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कल आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, अब कल करवा देंगे। बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा ये बार बार आ रहा है। और जिसको भी ये ग्रुप में ज्वाइन होना होगा तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी जिसको आप खुद से नोट बनाना होगा तो खुद से भी बना सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है भी नहीं, फी भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, तो देख लेना आप लोग को जैसा ठीक लगे। चलो मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।